हेलो दोस्तों, आज व्यास एकेडमी के इस चैनल में नेट जीआरएफ एग्ज़ाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्च। उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं कुलदीप व्यास आपका इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। तो पहला प्रकार हम देखेंगे बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल टाइप होता है रिसर्च का। इस रिसर्च में मनुष्य की जो जिज्ञासु या क्यूरियस टेंडेंसी होती है उसकी संतुष्टि हो जाती है और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान प्राप्त मनुष्य के किसी चीज़ को जानने की इच्छा को संतुष्ट करता है। स्पष्ट है कि इस रिसर्च में जो नॉलेज प्राप्त होती है उसका हम या रिसर्च करने का पर्पज़ कोई समस्या का समाधान करना नहीं हो सकता, केवल नए ज्ञान की प्राप्ति या पुराने ज्ञान की समीक्षा ही की जा सकती है। दूसरा टाइप है आपका व्यवहारिक, इसको हम इंग्लिश में अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च बोलते हैं। इस रिसर्च में ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ किसी समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई समस्या भी होगी तो समस्या के कारण भी होंगे, समस्या के उपाय भी हो सकते हैं। तो यानी अप्लाइड रिसर्च में हमेशा कारण और उपाय दोनों को पता लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कारण यानी कॉजेज, उपाय माने कारण का मतलब डायग्नोसिस भी हो सकता है और उपाय का मतलब ट्रीटमेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है ना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो आज जैसे पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी एपिडेमिक या पैंडेमिक के सॉल्यूशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों हुआ ये, यानी कारण डायग्नोसिस भी किया गया है लेकिन अभी तक उपाय नहीं मिला है। तो उपाय के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई अगर रिसर्च होती है तो इसे हम अप्लाइड रिसर्च कह सकते हैं। इस रिसर्च में ध्यान देना होगा, बहुत बड़े रिसर्चर हैं, काफ़ी नाम है इनका, पीवी यंग साहब का। तो इन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट कथन दिया है और उसमें कहा है कि यह मानवता की भलाई के लिए प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है, मानवता की भलाई कब होगी, जब हम उसके किसी विकास संबंधी या किसी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए इसको इंग्लिश में बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज या ह्यूमंस कहा गया है। ठीक है, आइए थर्ड रिसर्च की बात करते हैं, फंडामेंटल, बेसिक या मूलभूत रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान। इसमें ये बहुत कुछ ए जैसा है, लेकिन इसमें चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें नए ज्ञान के साथ साथ जो सिद्धांतीकरण होता है, थियोराइजेशन कहते हैं इसे हम, इसका भी विकास होता है ना। तो इस सेंस में इस चीज़ को थोड़ा सा ही दोनों में कॉमन काफ़ी कुछ है इंटेलेक्चुअल और फंडामेंटल में, लेकिन जब सिद्धांतीकरण होगा, थियोराइजेशन होगा, तब निश्चित रूप से हमें आंसर फंडामेंटल रिसर्च का लगाना। जैसे अगर आप कहें कि वर्तमान में या कभी भी ये खोजा जाए कि जो टीचिंग चल रही है, टीचिंग के जो तरीके हैं, मेथड हैं, उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो टीचिंग को बेहतर या अपग्रेडेड करने के जो कितने भी तरीके हो सकते हैं, उसके संबंध में अगर कोई रिसर्च होती है तो टीचिंग की फील्ड की वो फंडामेंटल रिसर्च मानी जाएगी, क्योंकि टीचिंग फंडामेंटल रिसर्च का मतलब कि तरीके की रिसर्च, तरीका कौन सा हो जो और बेहतर हो सकता हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अप्लाइड रिसर्च भी है। अप्लाइड रिसर्च अगर आप देख पा रहे हों तो ये भी कुछ बी जैसी सिमिलर है, लेकिन कुछ फर्क आपको दिखाई देगा इसमें मेन चीज़ है कि व्यवहारिक समस्याओं का को सुलझाना होता है। व्यवहारिक समस्या दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकता है कि विज्ञान जगत की समस्या हो और वो हमें देखना हो कि हमें सैटेलाइट भेजना है कि नहीं भेजना। एक वो है कि सैटेलाइट का प्रयोग मानव जीवन में कैसे किया जाए। सैटेलाइट को भेजना है तो उसके लिए हमें हो सकता है कि ये नॉलेज प्राप्त करनी पड़े, लेकिन सैटेलाइट का प्रयोग मानव जीवन में कैसे करना है, इसके लिए हम व्यवहारिक समस्या मान के चलेंगे उसे, है ना। तो इसके लिए जैसे अगर आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल आपको दिया कि इसमें एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये नवीन न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एग्जांपल की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में कई तरह की समस्याएं होती हैं
जैसे आपने देखा होगा कि पहले महिलाएं दिन भर काम में लगी रहती थी क्योंकि उनका काम मैनुअल ज़्यादा था, लेकिन वॉशिंग मशीन के आने से या ओवन के आने से, फ्रिज के आने से या रसोई गैस के आने से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल गया, उनके हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ा है पॉजिटिवली। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको सुलझाने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का जन्म होता है या जिसका विकास या रिसर्च की जाती है उसे हम अप्लाइड रिसर्च कह सकते हैं। ठीक है, अगली रिसर्च है हमारी सर्वेक्षण रिसर्च, इसको हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं। इस रिसर्च में हम किसी घटना से संबंधित केवल आंकड़ों का, केवल डेटा कलेक्शन करते हैं इसमें, है ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है सेंसस, जनगणना करते हैं जब हम, तो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो केवल आप, तो जब भी जनगणना अधिकारी घर घर जाते हैं, लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, और उस आंकड़े का प्रयोग सरकार कैसे करेगी वो बात की बात है, करती है कैसे प्रयोग करती है वो बात की बात है, लेकिन अधिकारी उस समय केवल एक ही रिसर्च कर रहे होते हैं और वो है आंकड़ा कलेक्शन। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी अगर आप देख सकते हो तो आज कई सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का फीडबैक मांगते हैं, तो वो भी केवल आपकी आंकड़ों को ही कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि अप्लाइड रिसर्च का ही है। अगर इस अप्लाइड रिसर्च को हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसके दो पॉपुलर प्रकार हैं। अप्लाइड रिसर्च ये जो ऐसा टॉपिक है जल्दी से आपको वो बुक्स में नहीं मिलेगा, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अप्लाइड रिसर्च में दो तरीकों को फॉलो किया जा सकता है, एक है डायग्नोस्टिक और दूसरा है एक्शन रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें किसी भी घटना या वस्तु के कारणों की जानकारी मांगी जाती है कि आखिर कोई फैक्ट अगर हमें मिला है, कोई परिणाम अगर हमें मिला है, कोई रिजल्ट अगर हमारे पास आया तो उसके पीछे कारण क्या रहा है ना। तो इसमें बेसिकली कार्य कारण संबंध होगी, यानी कॉजेज इफेक्ट रिलेशंस की जानकारी मिल जाती है। जैसे बीमारी के टाइम में हम अगर पैथोलॉजी जाते हैं तो हमारा बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। तो पैथोलॉजी में हमारे ब्लड, हमारी यूरिन या जो भी हमारे सैंपल है, बॉडी सैंपल्स, उनमें से हमारी डिसीज़ के पीछे की स्टेटस के बारे में पता लगाया जाता है। सेम ऐसी स्थिति यहाँ पर है। दूसरा रिसर्च है इसी का क्रियात्मक एक्शन रिसर्च, बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ एग्जाम में लगातार एग्जामिनर ने नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल भी दूंगा। एक्शन रिसर्च का भी कुछ कंटेंट आप देख लीजिए। एक्शन रिसर्च का जन्मदाता माना जाता है मिस्टर एस.एम. कोरे को। एस.एम. कोरे इसके जन्मदाता थे। इस रिसर्च में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपको नोट करनी है या ध्यान देना है, वो है तात्कालिक अध्ययन। इसमें समस्या होती है और समस्या का तात्कालिक अध्ययन होता है। इसमें बहुत पहले या बहुत बाद की चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें, आपने कोई योजना लागू की और उस योजना के परिणाम आप तुरंत जानना चाहते हैं। जैसे आपने स्कूल में बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज चलाए हैं और उनका आप फीडबैक देखना चाहते हैं, तो ये आपको तुरंत करना होगा। या पढ़ाने का नया तरीका स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है, बच्चे उसको लेकर कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपको रिसर्च करनी होगी तो वो एक्शन क्रियात्मक रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें विषय बहुत बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए एक क्वेश्चन बना है दोनों चीज़ों का। प्रश्न भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एक विद्यालय में यदि प्रिंसिपल रिजल्ट्स के परिणामों को लेकर रिसर्च करना चाहे तो कौन सी रिसर्च करेगा, तो उसका जवाब क्रियात्मक अनुसंधान था। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ साथ साथ में कि ये विशेष संस्था इंस्टीट्यूशन तक सीमित क्यों कहा है, क्योंकि रिसर्च क्विक रिस्पॉन्स की डिमांड करते हो। क्विक रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड डेटा होगा, इसलिए इसका संबंध केवल विशेष संस्था या समुदायों तक सीमित रहता है ना। अगली रिसर्च हमारी अगर आप देखेंगे तो दो रिसर्च हैं, एम्पिरिकल और एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल को आनुभविक अनुसंधान कहा गया है, नाम से भी लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम इसी अनुभविक को या एम्पिरिकल को देख लेते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च में रिसर्च
करते समय हम अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं, और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण सेंस हमारा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है देखना, अवलोकन, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो आँखों के द्वारा सुनकर, देखकर कह सकते हैं आप। तो इनके माध्यम से जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, कोई रिसर्च प्राप्त करते हैं, कोई हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, तो उसे हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप सेंसेस का प्रयोग करेंगे तो उन घटनाओं की प्रकृति क्वालिटेटिव होनी चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब है कि उनके चरित्र का, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो किस कंडीशन में कैसा व्यवहार करते हैं, इससे संबंधित अनुभव अध्ययन किए जाते हैं। इसकी एक क्वालिटी और है कि जब भी आपको किसी चीज़ में बदलाव आ रहे हों और उन बदलावों को अगर आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से जानना हो, तो ये एम्पिरिकल रिसर्च बहुत काम आती है। इस क्वेश्चन जो पूछा गया, इससे नेट ने पूछा, वो आपके यूजीसी ने पूछा, उसमें था कि एम्पिरिकल रिसर्च का बेस क्या होता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं आज आपको उसका जवाब देता हूँ। इस एम्पिरिकल रिसर्च का जो बेस होता है वो निगमन पद्धति है ना। जैसा कि आपने देखा है बहुत क्वेश्चन बनते हैं निगमन पद्धति से। इंग्लिश में से डिडक्शन या डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और अभी आपको मैं शॉर्टली समझाऊंगा यहाँ पर, बाकी हम बात डिटेल में करेंगे कि इंडक्शन मेथड्स वे मेथड हैं, डिडक्टिव मेथड्स वे मेथड हैं जिसमें पहले कोई चीज़ निष्कर्ष बता दिया जाता है उदाहरण के माध्यम से, उसी को सूत्र या फॉर्मूला भी कहते हैं, और वो अपने आप में स्पेसिफिक विशिष्ट होता है, और उसे बताने के बाद फिर उसे सब चीज़ों पर लागू करने की कोशिश की जाती है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि पुरुष कठोर और महिलाएं थोड़ा सा व्यवहार में संवेदनशील ज़्यादा होती हैं, तो ये मैंने उदाहरण दे दिया आपको। अब इसको उदाहरण को लेकर अगर आप जब भी आप किसी पुरुष को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यवहार में कठोर है, हार्ड है, और महिलाएं थोड़ी सी संवेदनशील ज़्यादा है ना। तो ये है आपका डिडक्टिव मेथड। आइए दूसरे रिसर्च पे चलते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप देखेंगे कि यह अतीत की घटनाओं या उदाहरण देकर वर्तमान में जो घटनाएं होती हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। और मनुष्य की प्रकृति नेचर होती है, आपने देखा है कि जब भी अपनी बात को हमें सिद्ध करना होता है तो हम उदाहरण देते हैं इतिहास से लाकर। तो किसी बात को सिद्ध करने के लिए, है ना, अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं अतीत से, इतिहास से लाकर, तो इसे कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, है ना। इस पद्धति का आधार क्या है? इस पद्धति का जो बेस है वो आगमन पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड है। और इंडक्टिव मेथड में को हम आगे डिटेल करेंगे। उससे पहले हम देखें कि इसमें 2 पॉइंट्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, और प्रश्न पूछा भी गया आपसे, यूजीसी ने पूछा कि किस रिसर्च के निर्णयों को या निष्कर्षों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो आंसर था उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, कि ऐतिहासिक अनुसंधान के निष्कर्षों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि किस रिसर्च में हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसका आंसर भी हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रिसर्च था। इसमें चूंकि अतीत और वर्तमान तो आप समझ ही रहे होंगे। वर्तमान का मतलब आपने कोई घटना का अध्ययन किया, उसको आपने सिद्ध कराया अतीत से या पास्ट से, और भविष्य का मतलब फ्यूचर है यहाँ से, और उसके बेसिस पर आप भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, कोई नीति बना सकते हैं, है ना। तो आज के रिसर्च के इस टॉपिक के लिए इतना ही। मैं कुलदीप व्यास आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।